রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাস উপর দরজাটা লাগিয়ে নাও। रेसिडेंशियल स्टेटस किसका? आप लोगों को अगर याद है, मैंने आप लोगों को पर्सन का डेफिनेशन में इंडिविजुअल, ईचयूएफ, फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन के बारे में पढ़ाया था। सबका अलग अलग पर्सन रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का तरीका हम लोगों को पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम लोग को सिलेबस में सिर्फ दोनों ही देना पड़ा था। तो रेसिडेंशियल स्टेटस बेसिकली क्या है? द टैक्स लायबिलिटी, आप लोग देख चुके हैं, ऑफ a person in India depends upon his residential status. In India for the relevant previous year. रेलिवेंट प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर में आप काम करना चाहते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं, उसी ईयर के लिए आपको रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉरी डिटरमिन करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ एरियाज कवर्ड होगा सिर्फ दो, एक इंडिविजुअल और दूसरा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बाकी आप लोगों का सिलेबस कवर नहीं करता है तो हम लोग नहीं करेंगे। तो देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस कहां पर बोलते हैं, अंडर सेक्शन 6। पहले हम लोग इंडिविजुअल के बारे में बोलेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। Under section 6(1) of Concept of Income Tax Act 1961. ओके, इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या बोल रहा है? An individual is said to an individual is said to be a resident of India if he satisfies any of the following two conditions. Any one of the following two conditions. क्या है कंडीशन? He
is in India for at least 182 days during the relevant previous year, or he is in India for at least 60 days in the relevant previous year, or nahi, and at least 365 days in the 4 previous year preceding relevant previous year। इसका मतलब क्या है, सिर्फ मुझे समझाइए। एक बंदा को रेसिडेंट होने के लिए इंडिया में क्या का पापर बेलना पड़ता है, उसको दोनों में कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। दोनों का मतलब, पहला कंडीशन आइदर इंडिया में उसको 182 डेज इंडिया में रहना है, अगर रहता है तो एकदम वेरी क्लियर, नो प्रॉब्लम। अगर वो 182 डेज नहीं रह सकता है तो उसके लिए दूसरा क्लॉज भी है, जहां पर बोल रहा है वो बंदा 60 डेज इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में रहेगा और 365 डेज इन द 4 प्रीवियस ईयर रहेगा प्रीसीडिंग द रेलेवेंस प्रीवियस ईयर। एम आई क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, उसको बोल रहा है तू प्रीवियस ईयर में 180 डेज रहो तो ऑटोमेटिकली मैं आपको रेसिडेंट मान लूंगा। और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है अगर 60 डेज इंडिया में रहो, अगर 180 नहीं रहते हो तो 60 डेज अगर इंडिया में रहते हो एंड 365 डेज चाल बाकी पिछले वाला 4 साल में, पिछले वाला 4 प्रीवियस ईयर मतलब करंट प्रीवियस ईयर जो छोड़ के बाकी 4 प्रीवियस ईयर में, मतलब आप लोगों का प्रीवियस ईयर 2021 है तो ये प्रीवियस ईयर में उसको 60 दिन रहना है और बाकी प्रीवियस ईयर मतलब 19, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17 ये 4 साल में कुल मिला के टोटल उसको 365 डेज रहना है। अगर ये कंडीशन उसका सेटिस्फाई हो गया तो वो रेसिडेंट बन जाएगा, और रेसिडेंट बनने से आप जानते हैं टैक्स का इंप्लीकेशन बढ़ जाएगा। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ही इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और he is in India for at least 60 days in the relevant previous year and at least matlab minimum 365 days for previous year preceding the relevant previous year. Exception by explanation, explanation मतलब इसके साथ कुछ जोड़ के रखा है। एक्सप्लेनेशन का मतलब ही होता है सर कि यहां पर कुछ एक्सेप्शन बोला गया है, जो एक्सेप्शन आपके लिए जानना जरूरी है। क्या ये एक्सेप्शन है? एक्चुअली एक्सप्लेनेशन ऑफ अंडर सेक्शन 6(1), ये 6(1) का प्रोविजन था और यहां पर एक्सप्लेनेशन बोल दिया है। क्या एक्सप्लेनेशन है? एन इंडियन सिटीजन leave India for the purpose of employment अगर इंडिया के लिए पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, और क्या एन इंडियन सिटीजन
और पर्सन ऑफ इंडियन origin being outside India comes to India for the purpose of visit. जो इंडिया का बाहर रहता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर रहता है, और इंडिया में आता है फॉर विजिट पर्पस, उसका फैमिली रहता है देखने के लिए. Here 60 days will be replaced by 182 days as mentioned above. So they are treated as resident of India if stays in India at least 182 days during the relevant previous year. The individual is treated as resident of India if stays at least 182 days. इसका मतलब क्या है बेटा? एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है नॉर्मल रूल क्या है, उसको आइदर 182 डेज रहना पड़ेगा, सो रेसिडेंट हो जाएगा, और 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन द 4 प्रीवियस ईयर. दोनों में कोई एक कंडीशन फॉलो करेगा तो रेसिडेंट बन जाएगा. लेकिन एक्सप्लेनेशन बोल रहा है 2 पर्सन के लिए, और एक भी है क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, को नहीं बोल रहा हूं, जरूरत नहीं है. ये दोनों के लिए मतलब एन इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडिया छोड़ के जा रहा है, लिव्स लेफ्ट, LEAVES, LIV नहीं, LEAVES, लिव्स इंडिया मतलब इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए. वो एम्प्लॉयमेंट सर इंडिया में भी हो सकता है और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको इंडिया छोड़ के जाना पड़ रहा है. तो ये एक केस, और दूसरा वो इंडिया में है के बाहर ही है, वॉट एवर मे बी द रीजन, लेकिन इंडिया के भीतर आ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ क्या, एम्प्लॉयमेंट, सॉरी फॉर द पर्पस ऑफ विजिट. तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर वो 182 डेज रहेगा. हाँ केटे दाओ अगर वो इंडिया में 182 डेज इंडिया में रहता है तो मतलब उसके लिए क्या ये सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है? नो, उसके लिए वो सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है, बिकॉज जैसे ही 60 डेज रिप्लेस करके 182 दे रहा है तो सेकंड कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं बचा. फर्स्ट कंडीशन में ही तो बोल रहा है 182 डेज होगा तो रेसिडेंट. तो क्लियर दैट पॉइंट. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिलेटिंग टू इंडिविजुअल रेसिडेंट होने का. यहां तक कोई सवाल है तो करिए, उसके बाद मैं प्रोसीड करूंगा. सर पॉइंट 2 एक बार समझाइए ना. पॉइंट प्रोविजन का पॉइंट 2 ना एक्सप्लेनेशन का पॉइंट 2? एक्सप्लेनेशन. हाँ, पॉइंट 2 बोल रहा है ये 2 क्लॉज किसके लिए एप्लीकेबल है, एक इंडियन सिटीजन जिसके पास इंडिया का आधार कार्ड, पैन कार्ड, व्हाटएवर, मतलब वो इंडिया का जन्म हुआ है इसमें, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. किसको बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? अगर आप खुद मतलब ऐसे से खुद उसका पेरेंट्स
इंडिविजुअल और उस पेरेंट्स और उसका ग्रैंड पेरेंट्स born in undivided इंडिया, अगर इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ है तो उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आई रिपीट, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, POI, किसको माना जाएगा? इफ एन इंडिविजुअल बॉर्न और इंडिविजुअल पेरेंट्स और उसका ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया मतलब बिफोर 1947 से पहले वो अगर जन्म हुआ है, मतलब इंडिया में पैदा अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, तो उसको क्या माना जाएगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब तब तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश अलग अलग नहीं था, एक ही मुल्क था। तो उस टाइम अगर कोई, ये तीनों में कोई अगर बंदा जन्म हुआ है तो उसको क्या बोला जाएगा? दैट इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रेसिडेंट नहीं बोला जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा। तो उसके लिए भी बोला जा रहा है, वो अगर बाहर है, इंडिया में आता है घूमने के लिए, तो उसके लिए रेसिडेंट होने के लिए 60 डेज वाला क्लॉज नहीं लगेगा, 182 डेज वाला क्लॉज लगेगा। एनी प्रॉब्लम? सर एक्सप्लेनेशन का 1। सॉरी, एक्सप्लेनेशन का 1 सर। एक्सप्लेनेशन 1, इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब इंडियन सिटीजन जो लिव कर रहा है इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो उसके लिए भी 60 डेज वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये दोनों के लिए ये 60 डेज काम नहीं करेगा, 182 डेज ही काम करेगा। एनी अदर क्वेरी? पंकज, यस सर। क्लियर है और नॉट? यस सर। 2 श्योर? नंबर चाहिए ना, 2 नंबर एक्सप्लेनेशन ना प्रोविजन? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन 2 का बारे में बोल रहा है, अगर कोई इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, IC और POI जो क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर नहीं रहता है, अमेरिका में रहता है, लेकिन इंडिया में आया है उसका फैमिली देखने के लिए, उसका रिलेटिव से बात करने के लिए, वो लोग अगर गलती से भी 60 डेज बाद हर साल ही आता है, तो वो ऑटोमेटिकली 60 डेज एंड 365 डेज का प्रोविजन में अटैच हो जाएगा, तो रेसिडेंट हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए बोल दिया है आपको 182 डेज की प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। मतलब ये सेकंड वाला क्लॉज आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपके लिए सिर्फ एक ही क्लॉज एप्लीकेबल है, 182 डेज। सर एम्प्लॉयमेंट के लिए ना जाके घूरने के लिए जाए तो? ना, मैंने तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बोला है, तब एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन काम नहीं करेगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ 6(1) तभी एप्लीकेबल होगा अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है और वो बाहर मुल्क में है, इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है। वो कौन है? वो आइदर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब वो लोगों के लिए स्कोप वाइडर कर दिया। क्लियर और नॉट? यस सर क्लियर। चलिए, ये तो डेफिनेशन था रेसिडेंशियल स्टेटस का, लेकिन मैंने तो आपको सर नॉन रेसिडेंट किसको बोलेगा? सर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, दैट इज नॉन रेसिडेंट। मतलब एंड इंडिविजुअल is said to be a non-resident of India if he fails to satisfy the condition अंडर सेक्शन 6(1). तो 6(1) का कोई कंडीशन फुलफिल ही नहीं किया। अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? नॉन रेसिडेंट। तो कंडीशन फुलफिल करता है तो रेसिडेंट, कंसीडर फुलफिल नहीं करता है तो नॉन रेसिडेंट। क्लियर? यस और नो? हेलो? यस सर। आपको अगर याद है, मैंने रेसिडेंट का 2 पार्ट कराया था, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, याद है?
Yes, तो sir. मैं क्या लिखूंगा? सर हाँ बेटा, सर ये आप ऊपर नीचे करके क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, मतलब हम यहाँ लिख रहे हैं ना, आप ये ऊपर में अभी टेबल बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे मैं तो भेजूंगा, होल्ड कर, मुझे कुछ दिखाना है ना, इसलिए। रेसिडेंशियल स्टेटस, उसका दो भाग, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट का दो भाग क्या क्या? ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। जिसको आप लोग शॉर्ट में बोलते हैं ROR। resident but not resident, क्या होगा? RNOR। ओके, तो मैंने रेसिडेंट आपको समझाया है, अब मुझे क्या समझाना पड़ेगा, किसको ROR एंड RNOR कहते हैं। तो चलिए आते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली resident। an individual, हाँ वो तो रेसिडेंट प्रूफ हो चुका है। एंड रेसिडेंट इंडिविजुअल, और रेसिडेंट इंडिविजुअल क्यों? बिकॉज मैं इंडिविजुअल क्या कर रहा हूं, is said to be a resident of India if he satisfies both the condition given under section 6 subsection 6।
तो क्या बोथ द कंडीशन बेटा? 1 रेसिडेंट तो होगा ही। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा बोल रहा है? ही is a resident for at least 2 out of last 10 previous year preceding, 10 कब से काउंटिंग शुरू होगा? preceding the relevant previous year। मतलब मेरा तो प्रीवियस ईयर और रेसिडेंट हो ही चुका है, उसको छोड़ के उसके पीछे वाला 10 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 2 बार उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा एनी पीरियड। मतलब करंट प्रीवियस ईयर 2021 छोड़ के उसके बैक से मतलब 2001-2 से लेके 2019-20 तक ये 10 साल में उसको 2 बार क्या होना पड़ेगा? रेसिडेंट होना पड़ेगा। एंड क्या है? एंड ही स्टेज इन इंडिया सर ही और सी ना, सॉरी ही और सी दोनों हो सकता है। दोनों के लिए एप्लीकेबल है। यस 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 एकदम। ही स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days during the last 7 previous year। ये लास्ट कब से 7 कैलकुलेट होगा? प्रीसीडिंग द relevant यहां पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब बोल दिया है अगर रेसिडेंट ही इज अ रेसिडेंट, बंदा अगर रेसिडेंट है, बंदा और बंदी अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो वो रेसिडेंट होने के बाद हम लोग चेक करेंगे ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी है। तो ऑर्डिनरी होने के लिए उसको 2 कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन, उसको प्रीसीडिंग 10 ईयर में 2 बार रेसिडेंट होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन, प्रीसीडिंग 7 ईयर में 730 डेज में उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा। ओके, रिपीट, आई एम रिपीटिंग अगेन। उसका लास्ट 10 प्रीवियस ईयर के भीतर 2 प्रीवियस ईयर, लास्ट 10 कब से कैलकुलेट होगा? उसका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर छोड़ के 10 प्रीवियस ईयर के भीतर 2 ईयर में एनी 2 रेसिडेंट होना पड़ेगा। मतलब रेसिडेंट होने का कंडीशन 6(1) सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और मतलब उसके साथ 7 प्रीवियस ईयर में, 7 कब से काउंट होगा? करंट प्रीवियस ईयर छोड़ के बाकी 7 प्रीवियस ईयर में उसको क्या करना पड़ेगा? उसको 730 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा। अगर ये वो कहता है तो वो माना जाएगा क्या? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। However, an individual if fails to satisfy the condition of under section 6 subsection 6
अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ही बिकम a resident but not ordinarily resident. Clear or not? तो सिंपली रेसिडेंट होने का कंडीशन ओके और ऑर्डिनरी होने का कंडीशन वेरी स्पेसिफिक, 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर और 730 डेज होगा, तो उसको हम लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे। लेकिन ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी होने के लिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा रेसिडेंट और है और नहीं, बिकॉज नॉन रेसिडेंट अगर हो जाएगा तो याद रखिएगा किसी भी हाल में अगर वो नॉन रेसिडेंट हो जाता है और किसी भी हाल में वो क्या नहीं होगा, ऑर्डिनरीली और नॉट ऑर्डिनरी नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आंसर में अगर पहले ही और नॉन रेसिडेंट हो जाता है तो 100% याद रखिए उसका ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट हो गया तो स्टोरी खत्म, कोई ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी नहीं है। क्लियर? यस सर सर। बोलो। सर जैसे आप मतलब बोला कि लास्ट मतलब जो 10 इयर्स है उसमें 2 साल रहना होगा, तो हाँ। वो 2 साल में सर 365 डेज रहना होगा या 182 डेज रहना होगा? 2 साल रहना होगा, मैंने इंग्लिश में कहीं पर नहीं लिखा, मैंने लिखा है सर 2 आउट ऑफ 10 लास्ट प्रीवियस ईयर। ছেড়ে দাও না এখন পাওয়া যাবে না, এখন যাও ক্লাস করাচ্ছি, এগুলো একটা কথা হলো, এখন থাকো দেখি মোবাইলটা দেখি, ঘরে যাও, যা কবিতা দিয়েছো দেখো। रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 क्या होना चाहिए? रिसाइड्स बोला है ना, रेसिडेंट बोला है। रेसिडेंट, तो रेसिडेंट होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? खुद बोलो, बोलो मुंह से। सर यहाँ 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर है, तो उसको मतलब 2 प्रीवियस ईयर रहना होगा। मतलब ना, हाँ, वो 2 बार उसको रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट होने के लिए हर जिस साल के लिए और रेसिडेंटशिप देखना चाहता है उसको आइदर 182 डेज और 60 एंड 365 डेज देखना पड़ेगा। मतलब हर साल के लिए देन अलग अलग चेक करना पड़ेगा। 10 साल में वो किसी ना किसी बात तो रेसिडेंट हुआ होगा बेटा। तो रेसिडेंट होने के लिए जो जो कंडीशन 6(1) फॉलो करना पड़ेगा, एनी 10 साल में, एनी 2 साल। पंकज क्या सवाल है, बोलो। सर कुछ नहीं। रेस किया था हाथ। सर 2 इयर्स के लिए उसको रेसिडेंट होना होगा। सॉरी, 2 इयर्स के लिए रेसिडेंट होना होगा। 10 साल के भीतर एनी 2 इयर्स, आई रिपीट 10 साल के लिए एनी 2 इयर्स उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा। सर अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो? एक कंडीशन बोल के मतलब कोई भी एक कंडीशन इसमें से फुलफिल किया हो, दूसरा नहीं कर पाया तो मैंने तो क्या बोला था बेटा? बोथ। ठीक है, बोथ कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, सिंगल तो मैंने अलाउ नहीं किया है। 6(1) के लिए बोला गया था सिंगल, अगर एक्सप्लेनेशन केस नहीं है। 6(6) के लिए बोला गया है 2 कंडीशन। सिंपल, तुम लोग इसको कॉम्प्लेक्स मत करना, सिंपल है। 6(1) के लिए 2 में कोई एक कंडीशन देखूंगा और 6(6) के लिए 2 कंडीशन फुलफिल किया है और नहीं। अगर 2 कंडीशन फुलफिल करता है, 6(1) भी फुलफिल करता है, तब वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब हम लोगों का क्या स्टेटस है बोलो तो? तुम्हारा मेरा क्या स्टेटस है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी, एकदम एकदम। बोले यहां तक कोई सवाल? नो सर। अच्छा, चलिए नोट। नंबर 1, पर्सन ऑफ इंडियन origin means
a person an individual whose or whose parents or whose grandparents born in undivided India, that is born before 1947, born before क्यों सर 15 नहीं लिखा? शायद आप लोग जानते हैं पाकिस्तान इंडिया से पहले स्वाधीन हुआ था। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हुआ था 14 अगस्त को और इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त को, तो 14 अगस्त में ही इंडिया ब्रेक हो गया था। ठीक है, जो सर ये 14 से पहले बॉर्न किया है उसका पेरेंट्स, उसका ग्रैंड पेरेंट और खुद, तो उसका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा। पेरेंट्स। दूसरा सर 1975 होगा। उमा प्री बाबू, सॉरी। नेक्स्ट, दूसरा एम्प्लॉयमेंट includes self-employment also. Employment includes self-employment also. मतलब वो बिजनेस के लिए, खुद का बिजनेस के लिए बाहर रहा, या खुद का प्रोफेशन के लिए वो बाहर रहा, इसका मतलब भी वो क्या होगा, उसका एम्प्लॉयमेंट ही माना जाएगा। Employment may be in India or outside India, maybe in India or outside India, but the condition is for the purpose of employment, he lives India. इंडिया, एम्प्लॉयमेंट इंडिया में भी हो सकता है, बाहर में हो सकता है, लेकिन कंडीशन है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको क्या करना पड़ेगा, इंडिया को छोड़ना पड़ेगा। ओके, मुझे बताइए तो इंडिया में 1 तारीख को आया है, 5 तारीख को इंडिया से छोड़ के गया है, 1 जैन में इंडिया में आया है और 5 जैन में इंडिया छोड़ के गया है। मुझे ये बताइए वो कितना दिन इंडिया में था? 1 जैन को इंडिया में आया है और 5 जैन को इंडिया छोड़ के गया है, कितना दिन इंडिया में था? टाइमिंग सर नहीं बोला है। एज्यूम करेंगे सर 4 दिन और अब 5वां तो दिन 4 निकल दिन गया। हुआ। सर 3 दिन होगा शायद। सर 5 दिन सर, क्योंकि सर इंडिया में 5 5 days, दिन हो रहा है ना, 5 days। Both day of departure and day of arrival is considered as in India if hourly information is not given.
अगर आवरली इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो ऑलवेज डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपर्चर मान के चलेंगे क्या इंडिया में है। डन। यस सर। आप लोगों को कभी भी आवर्स नहीं देगा तो आप लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है, एग्जाम के टाइम आपको लगेगा। 5 इंडिया मीन्स इंडिया includes land plus year plus Indian territorial वाटर, मतलब 150 नॉटिकल माइल्स तक जो इंडिया का एरिया है वो सबको ही इंडिया ही माना जाएगा। तो सबके भीतर इंडिया 20 नॉटिकल माइल है, वो इंडिया को माना जाएगा, इंडिया में है। मतलब इंडिया मतलब सिर्फ लैंड नहीं, लैंड है, यार है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर है। तो इसलिए मैंने क्या दिया है, लैंड, यार एंड टेरिटोरियल वाटर। मतलब शिप में भी रह सकता है, आकाश में भी रह सकता है, इंडिया के भीतर भी रह सकता है, एनीवेयर। ठीक है। एक इलस्ट्रेशन दूंगा किसके लिए, 4 नंबर के लिए। इलस्ट्रेशन, डे ऑफ came to India on 1/7/2020 and left India 25/12/2020. Calculate number of days stayed in India. बोलो कितना दिन इंडिया में था। सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, आप लोग उसको याद रखिएगा। इन इंडिया फॉर previous year 2020-21, क्या करोगे, प्रीवियस ईयर, कौन सा प्रीवियस ईयर के बारे में बात कर रहा हूं, 2021। उसका स्टेइंग कितना दिन हुआ है, हम लोग मंथली कैलकुलेट देखेंगे। प्रीवियस ईयर कौन सा डेट से शुरू होता है बेटा, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। बोलिए अप्रैल में कितना दिन था इंडिया में? नहीं जुलाई से दिसंबर। अप्रैल में कितना दिन था? जो सवाल किया उसका आंसर दे मेरा बेटा। नहीं था सर। मई में? नहीं था सर। सबको पूछ रहा हूं। जून में? नहीं था सर। जुलाई में? 31 पूरा। 1 month। सॉरी गलती हो गया मेरा। बोलो जुलाई में? एक दिन। कुछ नहीं करना है, सिखा देता हूं। क्या करोगे? सिर्फ एक ब्रैकेट मारो, दिमाग में रखो। जुलाई कितना महीने का होता है? 31। 31 माइनस 12 +1। सर क्यों +1? मैंने बोला था डेट ऑफ डिपार्चर एंड डे ऑफ अराइवल बोथ क्या कंसीडर करोगे? इंडिया में ही है। क्या बोला? बोथ डे ऑफ डिपार्चर एंड डे ऑफ अराइवल ऑलवेज अज्यूम करना क्या बेटा? इंडिया में है। तो इसलिए 31 माइनस 12 तो क्या होगा? बोलो 20 days। 20 डेज। समझ में आया मैंने क्या किया? तुम लोग हाथ से कैलकुलेट करो, देखो सेमी आंसर आएगा। 12 से काउंट होगा बिकॉज डे ऑफ अराइवल भी कंसीडर करेंगे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 कितना होता है? हाथ में कितना रेखा होता है? 20। यस सर 20 आ रहा है। तो 20 आ रहा है, मतलब आपको ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मंथ कितना डेज का है माइनस कर दो, कौन सा तारीख में वो आया है +1 कर दो, स्टोरी खत्म। अगस्त में कितना दिन? 31। 30। सितंबर में? 30। अक्टूबर में? 31। नवंबर में? 30। 30। दिसंबर में? 31। 25। दिसंबर में? 25। 25। 26। समझ में आया सर? 25 मतलब डे ऑफ अराइवल को डिपार्चर भी हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। ठीक है। जनवरी में? 31। नील। जनवरी में? नहीं है। नील। 31 कौन बोला? हम बोले। अच्छा वो नील होगा। जनवरी में तो नहीं था, तो चला गया था। हम बोले फरवरी? फरवरी में नील। मार्च? नील। बोलो टोटल कितना दिन था? टोटल कितना दिन? टोटल कितना दिन? 167 days। क्लियर और नॉट? यस सर। डन। यस सर। और एक करेंगे आप लोग अभी? हाँ सर दे दीजिए। चलो एनर्जी है तुम लोगों में तो देता हूं। सर थोड़ा इसे हार्ड दीजिएगा हार्ड? सर, मतलब सेम मत दे दीजिएगा, मतलब वो तो समझ गए। ओके, बर्बाद करना चाहते हो जिंदगी को, तो जिंदगी को बर्बाद ही करूंगा। उमा, क्या हुआ? गया रे, ये क्या है?
and again came to India. (15 to 2021). बोलिए। एकदम पूरा सॉलिड दिया है। नील होगा। नील होगा सर। धीरे धीरे हड़बड़ी नहीं, माथा को एकदम ठीक करके। 27 days कैसे किया सर? 5 31 से माइनस किए और 1 प्लस मे 30 डेज का होता ना है 31 का। 31 30 days। एक थप्पड़ मारूंगा 30 डेज 31 31st वो भी सिखाना पड़ेगा। कौन जून 30 and 31 होता है? हाँ सर, बहुत तकलीफ होता है। तकलीफ होता है। हाँ सर। हाथ लो। हाँ, हाथ से हो जाएगा, हाथ से। दिखाओ देखा उसको। नहीं। यस सर, ये आता ये है। जनवरी है, भीतर वाला गया फरवरी, मार्च ऊपर, जून अप्रैल भीतर, मई ऊपर, जून गैप, जुलाई ऊपर मतलब जुलाई 31, अगस्त फिर से शुरू करो ऊपर, सितंबर, बचपन में करते थे। अक्टूबर ऊपर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। बाप रे बाप तार पहाड़। क्या हुआ, क्या हुआ? बोलो ने का कितना दिन? 27। कैसे हुआ? करना पड़ेगा ना नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा सर। नहीं करना पड़ेगा। तुम लोग छोड़ दोगे, फीस देते हो ना कॉलेज का फीस, तो बोलो क्या होगा? 31 माइनस 5 31 माइनस 5 प्लस प्लस 1। 1 यस सर। इक्वल टू 27 days। जुलाई कितना? जून है सर। 30 days। 31st 30 days। 30 जून। जून ना सर? हाँ जुलाई, 31। 31 अगस्त 31 31। सर। अगस्त 31 अगस्त 31 अगस्त तो सर चला जा रहा है सर, वो 25 सर डे हुआ। 25 होगा। सर 25 31 क्यों बोला? पहले का डेट याद था, दिसंबर। सितंबर, सितंबर, सर नील है सर। नील होगा। अब वो अक्टूबर, फरवरी को आएगा। अब नील सर, फरवरी को डायरेक्ट। हाँ, जनवरी तक नील होगा। नील भाजी आमी तो नाम नीली लिखी है बस। फरवरी कितना होगा? 15। 15 नहीं होगा, 28 माइनस 15 होगा प्लस 28 1। माइनस 15 प्लस 1 28 माइनस 15 प्लस 1 कितना होता है? 14। आया समझ में ना? नहीं। मार्च कितना होगा? 31 टोटल कितना होगा? बोलो टोटल कितना होगा? 158। 158 158। 168 एक बोलता है 168, वन बोलता है। देखो देख के बोलो। फिर 158 ही होगा। 158 ओके। सर इसका टाइमिंग नहीं दिया सर, ये जो कम टू इंडिया दोबारा आया, ये जाएगा कब? सॉरी, ये इंडिया से अब जाएगा कब सर? वो तो नहीं बोला है, मैं 2021 ही बोला था। सर अगर 22 भी आप बोल देते, अगर 2 तो ना 21 का तो जरूरत नहीं है। 22 तो जरूरत नहीं है। मान के चलेंगे इंडिया में ही था। वो तो मान के चलेंगे इंडिया में ही है, और 22 तुमको कैलकुलेट करने के लिए बोला भी नहीं है। बोलो कैसा लगा? अच्छा सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो? नो सर। ये नोट्स को पढ़ लेना, और ये जो मैंने दिया है इसके संबंधित जो जो वर्ड इंपॉर्टेंट था मैंने दे दिया। तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी नेक्स्ट क्लास में मुझे लिखने के टाइम तो नहीं चाहिए, पूरा चीज एकदम रेडी करके रखना। ठीक है बेटा, पूरा चीज को एकदम रेडी करके रखना। वो देखना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं सिर्फ ट्रिक्स दूंगा, दिखाऊंगा, काम हो गया। मेरा जो करना था मेरा काम हो गया।
ट्रिक्स दूंगा, आप लोग नंबर आप लोग करेंगे, ट्रिक्स दूंगा आप लोग करेंगे। फ्राइडे को क्लास है ना सर? 2 दिन तो छुट्टी दिया है, तो क्या करोगे, छुट्टी एंजॉय करोगे ना क्लास करोगे? सर छुट्टी। जैसे अच्छा लगे आपको सर। छुट्टी मेरा स्टूडेंट, ठीक है। आप लोगों का कल से रमजान भी तो शुरू होगा, Yes, sir. यस सर। तो ठीक है, फर्स्ट दिन देते हैं, 2 दिन एक साथ चलते हैं, उसके बाद फ्राइडे पकड़ लेंगे। और आप तो मेरा तो प्यारा प्यारा बच्चे लोग यहाँ पर खड़ा है, तो मेरे लिए तो एक एडवांटेज है ही, जब बोलूंगा वो लोग आ जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए सर।